अच्छा बच्चों, कैसे हो? ठीक ठाक हो बच्चों? सर अस्सलाम वालेकुम, फाइन सर। ग्रेट बच्चों। बच्चों ये बताओ कि इनकम टैक्स तो आप लोगों ने काफी हद तक पढ़ लिया ना। किसी को कोई चीज समझ ना आई हो, कोई इनकम टैक्स के रेफरेंस है तो मुझे वो बताओ पहले ना, कि कोई कोई इशू आ रहा हो इनकम टैक्स के अंदर, कोई क्लैरिटी ना हो, मुझे वो बताओ बच्चों। एनी वन ऑफ यू, किसी को कोई मसला हो, मुझे बताओ। जी सर, चीज़ों को देख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं। अभी आप हमारे साथ ही हैं, जैसे ही थोड़ा सा आगे चलते हैं, ना समझ आइए इंशाल्लाह आपसे डिस्कस कर लेंगे। तो क्या कहते हैं, कब तक बच्चों, मतलब आप लोग साथ साथ कर रहे हो ना, आई गेस। जी जी सर, तो साथ। जो मैंने पढ़ाया है उसके अंदर कोई कंफ्यूजन तो नहीं रही, मतलब कोई उस टाइम बच्चे साथ साथ पढ़ लेते ना। अब तो खैर चलो, आगे चीजें चली गई हैं कुछ, तो वो आगे और भी चली जाएंगी। तो लेकिन अगर कोई कहीं कंफ्यूजन तो नहीं आ रही बच्चों, कोई मसला तो नहीं क्रिएट हो रहा आप लोगों के लिए? सर अभी तक तो नहीं, अगर आता है तो फिर वो साथ साथ हम उसको, मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो सर टेक्स्ट कर देते हैं सर, बिशारत को या आपको या ग्रुप मेंबर्स में से किसी को भी टेक्स्ट करके तो उसको वाइंड अप कर लेते हैं। चलो ठीक है। और बच्चे बच्चे सबके लिए ठीक चल रहा है? करार भाई, शहजाद भाई, वकार भाई, मैडम, और कोई और भी बचा जो भी मिस हो गया मुझसे, वकार साहब, बाबर साहब, सबके लिए क्लियर है? कोई चीजें कंफ्यूजन तो नहीं है इनकम टैक्स के रेफरेंस से? कोई शिकायत कोई तो नहीं है बच्चे? ये बताओ कि ये चीज नहीं कराई आपने कोई स्पेसिफिक। नहीं सर, बेहतर समझ आ गया, बस प्रैक्टिस करेंगे सर। बाकी समझ साथ साथ आता रहा लेक्चर वाइज। चलो इंशाल्लाह बच्चे। चलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा सेल्स टैक्स। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़ा सा इसको इजी रखेंगे, फिर आगे थोड़ा सा जब कॉम्प्लिकेट होता जाएगा तो फिर उसको लेके चलेंगे कॉम्प्लिकेट। अभी मैं लॉ के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा बताऊंगा, नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन पे इंशाल्लाह रिटर्न आप लोगों को बताऊंगा। तो नेक्स्ट सेशन पे रिटर्न होगी इंशाल्लाह। तो ये तकरीबन 4 सेशन, 3 सेशंस में ना खत्म हो जाएगा ना। अच्छा, कोई किसी को याद है सेल्स टैक्स और सर्विसेज में? आप लोगों ने मुझसे ही पढ़ा था जहां तक मुझे याद आता है। तो कोई सेल्स टैक्स और सर्विसेज किसको याद हो वो बताए बच्चा पहले। और कोई भी एक समरी बता दे उसकी, अगर किसी को याद है तो। सेल टैक्स सर्विसेज में सर हमने इनका परचेज पढ़ा था, और सेल्स के बारे में पढ़ा था। टैक्स लाइबिलिटी इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, और नेक्चर वगैरह को सर डिस्कस किया था इसमें। और अच्छा, कैपिटल इनकम और फिक्स एसेट्स वगैरह के बारे में स्टडी किया था। इस इसके बारे में, कैपिटल इनकम और फिक्स एसेट, ये कहाँ से आ गया बच्चे? ये किसने पढ़ाया बच्चे? केड़ा सेशन हुआ? चलो। प्रोविंशियल सेल्स टैक्स था ना बच्चों, किसी को याद है? प्रोविंशियल सेल्स टैक्स क्या होता है? ये याद है कि हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ये याद है? सर प्रोविंशियल सेल्स टैक्स में हम सर्विसेज को कैटर करते हैं, बाकी जो नॉर्मल सेल्स टैक्स एक्ट है उसमें सिर्फ गुड्स को कैटर किया जाता है। ठीक है। उसके कुछ एलिमेंट्स थे, अगर आपको याद हो, कि सबसे पहले तो हमने देखना है कि किस सूबे से पहले गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, ये देखना है। फिर देखना है कि टैक्सेबल हैं कि नहीं है, वो एक सेपरेट चीज है। फिर देखना है कि किस प्रोविंस में सर्विसेज फॉल हो रही है, वो चीज हमने उसकी देखनी है। तो फिर इस तरह वो हमने केटर किया था उस सेल्स टैक्स और सर्विसेज को। फिर जिस सूबे से पर जिस किसी भी एक सूबे में टैक्स पे कर दें तो देन दैट इज इनफ फॉर अस। ये याद है ना बच्चे, जो मैं बोल रहा हूँ ये याद आता जा रहा है कि नहीं, ये बिल्कुल भी ब्लैंक हो भी? नहीं सर सर। पढ़ाया हुआ लिखा हुआ मेरे सामने। अच्छा, चलो। थोड़ा सा ना अब बच्चों सेल्स टैक्स की तरफ आते हैं। ठीक है, सेल्स टैक्स एक्ट।
प्रोविंशियल सेल्स। अच्छा, एक बच्चे का सवाल है, मैं जरा इसको एड्रेस कर दूं यार, मेरा माउस ही नहीं चल। आ जाओ। व्हेन वी सबमिट पीएसआईडी देन हाउ टू अटैच, बच्चे कहाँ पे अटैच करना है? वकार भाई थोड़ा सा बताते हैं, वकार अली शाह साहब। जो पीएसआईडी है वो अटैच कहाँ पे करना है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बेसिकली सर, जब हम पीएस आईडी को सबमिट करते हैं ना, तो फिर वो जाके यानी हम फाइलर तो तब बनते हैं कि हमने उसी चीज को अटैच करना है एफबीआर की साइट पे जाके, जो उसका नंबर होता है वही देना होता है। वैसे मैंने कर तो लिया था, लेकिन मैं जरा कॉन्फिडेंस नहीं हूँ इस चीज पे कि हमारा जो सीपीआर है उसको अटैच करके अपलोड किया जाता है, और उसके बाद जो है ना हमारी वो जो टैक्स है, वो जो लाइबिलिटी है वो क्लोज हो जाती है और बंदा फाइलर में आता है। तो मैं इस चीज के बारे में सर पूछ रहा हूँ। ठीक हो गया। बच्चे याद रखो, आपने रिटर्न फाइल कर दिया, ये बताओ पहले। जी 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 सर, बिल्कुल फाइल किया है। अगर रिटर्न फाइल कर दी है तो आप एक पीएसआईडी जनरेट करोगे, जो E.FBR पे क्रिएट होता है फॉर, जिसे कह लो कि एक्टिव होने के लिए। ठीक है, सरचार्ज फॉर एटीएल। जैसे सरचार्ज फॉर जी एटीएल आप जमा कराते हो, तो अगले मंडे को ना, मतलब इतवार की रात 12 बजे जी के बाद वो राउट होता है, सारा सर्विसेज सिस्टम राउट होता है। तो इतवार की रात 12 बजे के बाद आप खुद ब खुद फाइलर हो जाते हो। देयर इज नो नीड टू अटैच दैट समवेयर एल्स। ठीक है, आपने जमा करा दिया, बिल्कुल ऐसा ही है सर। बस कहानी खत्म, कुछ भी नहीं करना उसमें। तो आप ऑटोमेटिकली बिल्कुल सर। मंडे को एक्टिव हुए होते हो। आप उसको ई जी डॉट सर। एफ बी आर की में जाके आप टैक्स पे प्रोफाइल इंक्वायरी करोगे, तो वहां पे या एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में जाके चेक करोगे, तो आप एक्टिव हुए हो। बिल्कुल सर। लेट्स से कि बिल्कुल सर। आपने जमा कराया था, बच्चे कब जमा कराया था? सर बेसिकली एक क्लाइंट था ना मेरा, तो मैंने उसका जो है ना एटीएल तो खैर नहीं किया था, मैंने उसका बाकायदा उसके ऊपर टैक्स ही आ रहा था, तो वो मैंने जमा किया था। एटीएल में तो सर हमने अटैच करना नहीं होता ना। नहीं मैं तो नहीं, जस्ट वो अगर टैक्स लाइबिलिटी अराइज होती है उसकी बात करता हूँ सर। टैक्स लायबिलिटी अराइज होने के बाद ना, आपने ना, जी जी। जब टैक्स हो गया, ठीक है, जी जी। तो जैसे कह लो कि आपने सर्च करना है कि बंदा एक्टिव है कि नहीं है। तो आपने, बिल्कुल सर। वो उसका अलहदा से बनेगा, चाहे टैक्स बन भी गया ना, टैक्स बनने के बाद रिटर्न जी। सबमिट। मैंने पूछा था आपसे, बिल्कुल सर। रिटर्न सबमिट होगी है? आपने कहा जी। तो रिटर्न जी जी बिल्कुल। सबमिट तब भी होती है जब उसका टैक्स बनता है, वो पे हो जाता है। रिटर्न सबमिट बिल्कुल होने सर। के बाद आपने जो टैक्स बना, टैक्स रिटर्न जब टैक्स बनता है तो वो आप पे करने के बाद ही रिटर्न सबमिट होती है, अदरवाइज रिटर्न सबमिट भी नहीं होती। तो ये मैंने एक खोली हुई है, आप इसी तरह स्क्रीन पे जाओगे, आपने सरचार्ज पे कर दिया है, सरचार्ज पे करने के बाद मंडे को चेक करोगे, जैसे कोई भी बंदा आप में से अपने एनटीएन बंदे को, आप अपना सीएनएसी बताएगा, कोई बंदा बता दे, कोई भी, उसमें वो स्पेशल चीज नहीं है, चेक कर ले। 16201 16201203। 203 56235। 56235। अब मैंने किस डेट को एक्टिव चेक करना है? लेट से आज की डेट में चेक करना है। ठीक है, 87KSBC मैं से वेरीफाई करूंगा, तो ये मुझे ये बता देगा कि इसका फाइलिंग स्टेटस एक्टिव है। ठीक है बच्चे, जी सर। बकार भाई, ये एक्टिव जी शो सर। करे। लेट से मैं अपना करता हूँ। ठीक है, ये आ गया RI53D, मेरा भी यही शो करेगा। मेरा आ गया शरियार खान, मेरा आईडी कार्ड आ गया, इसने बता दिया कि 2 अप्रैल 2023 को मैं एक्टिव था। अगर मैं इसकी डेट चेंज करता हूँ, लेट से मैं फरवरी की क्या जनवरी की कर देता हूँ, 10 जनवरी का करता हूँ, 34AB, मैं तब भी एक्टिव था बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आपने यहाँ पर टैक्स पेयर की एक्टिव टैक्स पेयर में आके उसका स्टेटस चेक कर लेना है। ठीक है, जी ये सर। है, ये उसका इसी तरह सेल्स टैक्स का भी चेक हो जाता है। ठीक है, एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में सेल्स टैक्स में जाओगे, उस बंदे का डालोगे, मैं जैसे किसी ने सी डालता हूँ, अपना जी डालता सर। हूँ, BV1XNH। इसने कहा है कि मेरा कोई भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। रीजन ये है कि मैं सेल्स टैक्स जी। में रजिस्टर्ड हूं ही नहीं। जी ठीक सर। है ना?
तो कहने का मतलब है ये जी दोनों तरीकों से चेक होता है, एक इंडिविजुअल का भी चेक हो जाता है, कंपनी का भी चेक हो जाता है, क्योंकि टैक्स के रेट में फर्क हो जाता है एक्टिव और नॉन एक्टिव होने की वजह से। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सर। जी और सर, कोई मैंने सवाल? हाँ हाँ। मैंने ग्रुप में ना एक स्क्रीनशॉट अभी शेयर कर रहा हूँ, अपलोड हो रहा है। असल में मैंने जो है ना राय हुसैन साहब से भी इस पर डिस्कशन की थी। उसने कहा आपने सीपीआर अटैच करना है। जो आपने बात कही ना कि रिटर्न सबमिट तो नहीं हुआ था, सिर्फ टैक्स मैंने जमा किया था, वो सबमिट हो ही नहीं रहा था। क्योंकि उसने कहा पहले आप जाके जो सीपीआर है, पेमेंट स्लिप आईडी है जो आपने पेमेंट की है, उसको अटैच करके जाओ। तो वो प्रोसेस कौन सा है कि हम जाके किस जगह पे जाके उसको अटैच करेंगे सर? एक मिनट होल्ड करो, तुमने मुझे अगर कोई तस्वीर भेजी है तो मैं ग्रुप में देखता हूँ, भेज दी है बच्चे? जी जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी सेंड हो गई सर। ये लिखा है सर, एडमिटेड इनकम टैक्स अगेंस्ट कोड 9203 मस्ट बी पेड बिफोर सबमिशन। अच्छा, ग्रुप में आई नहीं है आपकी अभी। अच्छा, एडमिटेड इनकम टैक्स तो बच्चे वो है कि जो आपके टोटल लाइबिलिटी भरा करती है टैक्स की ना, जितनी इनकम है उसके ऊपर बिल्कुल सर। टैक्स भरा करता है। ठीक है। अच्छा, ये चैट में तो नहीं जी डाला आपने? चैट में डाला है? अच्छा, ये यहाँ जी पे जी, डाला है। चैट में। ठीक है, वैसे तो शायद व्हाट्सएप पे डाला है। अच्छा, ये यहाँ पे अभी किसी का ओपन हो गया? मेरे आगे तो ओपन नहीं हो रहा बच्चों, अभी नहीं हुआ, थोड़ी देर में हो जाएगा, नो मैटर है। तो जैसे ही होता है तो मैं देख लेता हूँ, मैं देख ही लेता हूँ यार, आ जा एक मिनट। अच्छा, एडमिटेड, अब देखो बच्चे ये है कि आपने टैक्स पे करोगे तो रिटर्न सबमिट होगी। रिटर्न सबमिट होने जी के सर। बाद आपने सरचार्ज फॉर एटीएल पे करना है। जी बिल्कुल। ठीक है, जब सरचार्ज फॉर एटीएल पे करोगे उसके बाद ही आप एक्टिव होगे, अदरवाइज नहीं होगे। जी जी लेकिन जब बिल्कुल। ये करने लगो ना बच्चे, मुझे कॉल कर लेना, कोई मसला नहीं है। ठीक है। और कोच से साल का पे करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी ठीक है, बिल्कुल। जिस साल का पे करना ठीक। होता है उस साल का पे करके एक्टिव हो जाओगे। लेट्स से कि आपने 2022 की रिटर्न फाइल कर चुके हो, लेकिन आपने जी अभी सर। आके फाइल की है, तो अब आप सरचार्ज पे करोगे 2022 का, 2021 का ना पे कर देना। ठीक है, जी सर। ये ना हो कि 2021 का पे करो आपको सर एक्टिव, वो उसका तो टाइम पीरियड ही खत्म हो गया। ठीक है, तो ये जी जी ध्यान कर बिल्कुल। लेना। ठीक है बच्चे, जी 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 सर, बिल्कुल सर। चलो अपने अगली चीज की तरफ जाते हैं। जस्ट अ मिनट बच्चे, किसी का कोई और सवाल, कोई और चीज अंडरस्टैंड करनी हो, कोई भी क्वेश्चन हो बच्चे? मैं फिर आगे, ये आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना बच्चों, ये सेल्स एक्ट लिखा हुआ आ रहा है? जी सर। ठीक हो गया बच्चों। एक होते हैं गुड्स, एक होते हैं सर्विसेज, ये आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, सेल्स टैक्स एक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स पे चलेगा। गुड्स, गुड्स जो भी टेंजिबल आइटम्स हैं, और उसमें सॉफ्टवेयर को भी अगर आप डालोगे तो वो भी बीच में आ जाता है एज पर कुछ जजमेंट्स के। मैं इसको थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, फिर आपसे समझाता हूँ, फिर आपसे सवाल लेता हूँ। एन एक्ट टू कंसोलिडेट, इसका प्रियम्बल कहता है, एक तरह से कह लो, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द लेवी ऑफ अ टैक्स ऑन द सेल। पहली बात है सेल पे, इंपोर्ट करने पे, एक्सपोर्ट करने पे, प्रोड्यूस करने पे, मैन्युफैक्चर करने पे, या कंज्यूम करने के, किसके? गुड्स के। तो जो भी लेवी ऑफ टैक्स होगा इन तमाम चीजों के ऊपर, वो सारा का सारा सेल्स टैक्स एक्ट के जुमरे में आएगा। उस पे स्कोप सेल्स टैक्स एक्ट का लगेगा, ना कि किसी और चीज का। Whereas it is expedient to consolidate and amend the law related to levy of tax on the sale of goods, it is hereby enacted as follows. Preliminary, पहली बात क्या है? The act may be called the Sales Tax Act 1990. It extends to whole of Pakistan. It shall come into force on the date the federal government by notification in the official gazette appoint. सिंपल सी बात है, ये पूरे पाकिस्तान पे अप्लाई होता है। ये प्रोविंशियल मैटर नहीं है, ये फेडरल मैटर है, और ये एक्ट का दर्जा रखता है। और जब फेडरल गवर्नमेंट ने इसको अनेक्ट कर लिया उस दिन ये आ जाएगा। अब इसमें बकिया वो कहता है डेफिनेशंस आ जाती है इसके आगे। एक्टिव टैक्स पेयर क्या है? वो जो भी एक्टिव टैक्स पेयर, बेसिकली जो नॉन एक्टिव ना हो वो एक्टिव टैक्स पेयर है, जो नॉन एक्टिव को है जो एक्टिव ना हो, उल्टी सीधी बातें है। उसमें स्पेशल कोई बात नहीं, जिसे वो रिटर्न फाइल कर रहा हो ना बच्चे, तो वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आता है।
पर्टिकुलरली जिसे 6 महीनों की रिटर्न फाइल की हो लास्ट, वो एक्टिव टैक्स पेयर हुआ करता है। सेल्स टैक्स एक्ट की बात कर रहा हूं तो सेम कंसेप्ट इसमें 90, मैंने आपको बताया 70 to 80% कर लो आप, या जितने भी परसेंट कर लो, सारा का सारा वही है जो सेल्स टैक्स और सर्विसेज में था। लेट से इनपुट टैक्स क्या है? इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू अ पर्सन मींस टैक्स लेविड अंडर दिस एक्ट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स। अब बात क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स टू द पर्सन, एक है सेल, एक है परचेज। जब भी सप्लाई, इसमें सप्लाई ऑफ गुड्स का वर्ड यूज होता है। सप्लाई ऑफ गुड्स टू द पर्सन होगा, टैक्स लेविड, इंपोर्ट ऑफ गुड भी होगा तो भी इसको इनपुट कहेंगे। एक्वायर्ड बाय द पर्सन, टैक्स लेविड अंडर फेडरल एक्साइज एक्ट इन सेल्स टैक्स मोड, एफईडी अगर लगती है इन सेल्स टैक्स मोड तो भी उसको इनपुट टैक्स कहा जाता है। और प्रोविंशियल सेल्स टैक्स लेविड ऑन सर्विसेज रेंडर्ड और प्रोवाइडेड इन द पर्सन levied under the sales tax act 1990 as adopted by the state of Azad Jammu and Kashmir etc etc etc। बेसिकली मतलब ये है कि जब भी परचेज ऑफ गुड्स होगा, कोई भी बंदा आपको अगर गुड्स सप्लाई करेगा, तो जो आपने परचेज कर लिए हैं गुड्स, वो आपने बाहर के मुल्क से गुड्स इंपोर्ट कर लिए हैं, कोई ऐसे एलिमेंट्स है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ फेडरल एक्साइज एक्ट लगा करता है, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हो गया, उस पे फेडरल एक्साइज एक्ट लगता है, तो उसको हम कहेंगे एफईडी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी इन सेल्स टैक्स मोड। रिटर्न में हमारे पास एक सेपरेट कॉलम बना होगा, एफईडी लगती है तो वो लिख दें। सेल्स टैक्स एक्ट की और एफईडी की रिटर्न सेम ही होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता। उसके अलावा इसके अंदर एक डिफरेंट चीज है, वो कहता है कि प्रोविंशियल सेल्स टैक्स भी अगर हो तो वो भी इनपुट का हिस्सा होता है। अगर कोई भी टैक्स आपने सर्विसेज रेंडर ऐसी की हैं, जिससे सर्विसेज आपने ऐसी ली हैं जो कि बाद में गुड्स का दर्जा इख्तियार कर लेते हैं, तो वो जो उसका सेल्स टैक्स आपको लगा है सर्विसेज का, उसके बाद तो गुड्स बन गए हैं। तो लेट्स से कि आप मैन्युफैक्चरिंग की सर्विसेज ले रहे हैं किसी बंदे से। एक बंदा है जिसको गाड़ी को असेंबल करने का बहुत अच्छा तरीका आता है, मतलब उसको बहुत अच्छी चीजों अच्छे तरीके से, एक बहुत अच्छा मैकेनिक है, लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या निकल रहा है? एंड रिजल्ट एक गुड्स निकल रहे हैं। तो वो जो आपने सर्विसेज ली हैं वो भी प्रोविंशियल सेल्स टैक्स का ऑल्दो हिस्सा है, बट वो इनपुट टैक्स के जुमरे में आ जाएगा, तो उसको हमने इनपुट क्लेम उस पर जरूर करना है। तो वो परचेज ऑफ सर्विसेज होती हैं, ऑल्दो उनका एंड रिजल्ट हमारा गुड्स हुआ करता है। इसी तरह कश्मीर के अंदर कश्मीर वालों ने क्या किया है कि जो सेल्स टैक्स पाकिस्तान का सेल्स टैक्स है, उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया है, ऑप्ट कर लिया है। जैसे ही उन्होंने ऑप्ट किया है, तो वहां पर भी अगर कोई सर्विसेज इस तरीके से चल रही हो, गुड्स हमारे सप्लाई हो रहे हो, हमने वहां पर परचेज कर रहे हो, तो वो भी इनपुट टैक्स का दर्जा रखते हैं। मुझे ये बताओ कि परचेज ऑफ गुड्स चाहे जैसे भी हो, इंपोर्ट हो, एफईडी मोड में हो, या सर्विसेज मोड में हो, या कश्मीर के मोड में हो, किसी भी तरह से हो, है तो परचेज ऑफ गुड्स बच्चों, या परचेज ऑफ या फाइनल एंड रिजल्ट उसका गुड्स बन रहा है। तो इन तमाम सूरतों में जो टैक्स बेयर कर रहा होता है परचेजर, उसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बच्चों सवाल कर लो, हम आगे बढ़ते हैं। नहीं तो कोई भी सवाल है, किसी भी तरह का सवाल है बच्चों, कर लो। ये क्लियर हो गया बच्चों आप लोगों को? बड़ी फर्मा बरदार क्लास है। जी सर। कस, कसम से वो सब जो भी बताता हूँ समझ आया था यार। कभी तो कह दो सर समझ ही नहीं आ रहा, आपका समझाने का तरीका अच्छा है ही नहीं। कोई बच्चा कह दे तो क्या ही बात है, मैं फिर समझा दूंगा ना एक्स्ट्रा। टेंशन ना लिया करो बच्चे, खुल के बोला करो। चलो। अब दूसरी बात क्या है? ये तो हो गया हमारा इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स क्या है? आउटपुट टैक्स ये होता है, अच्छा सेल्स टैक्स लायबिलिटी कोई बताएगा? सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैसे जनरेट होती है? एनीवन? सर जो इनपुट और आउटपुट जो हमारा टैक्स है ना, उसको नेट ऑफ करके आपस में तो जो बकाया अमाउंट होगी वो हमारी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी सर। दोबारा बताओ बच्चे, सॉरी। सर इनपुट टैक्स जो परचेजेस पे हम पे करते हैं, और आउटपुट जो सेल हमारे हैं ना सर, उन दोनों का जो है ना हम नेट ऑफ करके उसके बाद हम देखेंगे सर, जो अमाउंट बचेगी वो हमारी टैक्स लाइबिलिटी होगी। ठीक हो गया। कोई और बच्चा बताएगा? ये आपने
यार आवाज आ रही है किसी को भाई की? मुझे तो समझ नहीं आई। आवाज साफ नहीं है भाई आपकी। करार भाई, आपको लगता है कॉल आ रही है साथ साथ ना, इसलिए आपकी शायद आवाज का। आपको कॉल नहीं आ रही, इस इनपुट कोई मसला नहीं बच्चा, मैं बता देता हूँ। करार भी टेंशन ना लो। बात यह है कि जो आपने बताया बच्चे बिल्कुल ठीक था। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ठीक है, वो आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे उनका डिफरेंस, लेकिन याद रखो आउटपुट में से इनपुट निकालना है। तो जो भी इनपुट हम निकालेंगे तो उसके बाद जो आएगी एलिमेंट वो होता है सेल्स टैक्स लाइबिलिटी। तो आउटपुट टैक्स क्या है? सेम। सेल पे टैक्स क्या है? टैक्स लेविड अंडर दिस एक्ट ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स। बेसिकली सप्लाई ऑफ गुड्स ही है, मेड बाय द पर्सन। पिछली क्या थी डेफिनेशन? मेड टू द पर्सन। यहां पर देखो सप्लाई ऑफ गुड्स मेड टू द पर्सन। यहां पर क्या है आउटपुट टैक्स में? मेड बाय द पर्सन। तो जब कोई भी गुड्स मैंने सेल कर दिए हैं आगे, उस पे जो सेल्स टैक्स लगेगा उससे हम कहेंगे आउटपुट टैक्स। सिमिलरली अगली बात क्या है? टैक्स लेविड अंडर द फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 इन सेल्स टैक्स मोड एज अ ड्यूटी ऑफ एक्सरसाइज excise on the manufacture or production of the goods or the rendering or providing of services by the person। सेम वही। अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि उस पे फेडरल एक्साइज एक्ट लगा करता है, तो उस पे हम कहेंगे सेल्स टैक्स एफईडी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी इन सेल्स टैक्स बोर्ड as a duty of excise on the manufacturing of production of goods on the rendering or providing of all services by the person। so कोई भी सर्विसेज जो कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी को अट्रैक्ट करती हैं, वो सर्विसेज अगर रेंडर हो रही हो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड, फॉर प्रोड्यूस जो प्रोड्यूस हो रहा है। लेट्स से कि मैं डेफिनेशन पे वापस जाता हूं, मैं पेज चेंज कर रहा हूं। यहां पर लिखा हुआ है एक्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स, फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, फॉर कंजम्पशन ऑफ गुड्स। ये प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। ठीक है। तो कोई भी ऐसी सर्विसेज जिस पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा करती है, इन तमाम इन तमाम चीजों के लिए, तो उस पे जो टैक्स लगेगा वो हमारा आउटपुट टैक्स होगा। अगली बात, सेल्स टैक्स लेविड ऑन द सर्विसेज रेंडर्ड और प्रोवाइडेड बाय द पर्सन अंडर द कैपिट इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी टैक्स और सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2001। इस्लामाबाद में अगर कोई सेल करता है, कोई भी कुछ भी करता है लेकिन सर्विसेज भी सेल करता है, तो उसको हम आउटपुट टैक्स के जुमरे में लेंगे। इस्लामाबाद में और फेडरल में सर्विसेज आउटपुट टैक्स में भी शामिल हैं, सर्विसेज इनपुट टैक्स में भी शामिल है। इसी तरह फेडरल एक्साइज ड्यूटी इन सेल्स टैक्स मोड इस्लामाबाद का फेडरल का हिस्सा जरूर है। सो जहां पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी लिखा हुआ है तो वो इस्लामाबाद का जरूर हिस्सा होगा। वो एफईडी जरूर पे करेगा इस्लामाबाद के हद तक। ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन है बच्चों तो मुझे बताओ, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। सर तो अगर सपोज हम कोई सर्विसेज ले रहे हैं, ठीक है सर, जी। जिस तरह मैं पेशावर की मिसाल दे रहा हूँ, सर्विसेज दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो उस पे तो जो प्रोविंशियल टैक्स है वो तो आएगा ही आएगा। लेकिन इसके अलावा उस पे कोई एफईडी या जो हमारे जो है ना इस्लामाबाद के सर्विसेज है वो भी आएंगे सर। अगर वो इस्लामाबाद में नहीं है तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद में है तो फिर तो लाजमी बात है आएगा। बच्चे ऐसे कुछ सर्विसेज है सर। बच्चे सिंपल सी बात है। सेल्स टैक्स एक है, ठीक है। सेल्स टैक्स के तीन कंपोनेंट्स है, या तो सर्विसेज, या तो गुड्स, या एफईडी। इन तीनों में से एक लगेगा, तीनों इकट्ठे नहीं लग सकते। अच्छा सर। ठीक है बच्चे, मिक्स नहीं ठीक है करना है। सर। जहां एक लग गया दूसरा नहीं लगेगा। जिस तरह हमने पढ़ा ठीक है है कि प्रोविंस में एक में टैक्स दे दो, कहानी खत्म। इसी तरह किसी भी जगह पे टैक्स दे दो, सेल्स टैक्स इन सेल्स टैक्स और सर्विसेज दे दो, सेल्स टैक्स एक्ट में जो गुड्स गुड्स पे रेट आ रहा है वो नहीं पे करना। और अगर एफईडी आ रही है तो वो भी नहीं पे करना, क्योंकि
ट्रांजैक्शन अगर ओवरलैप होती है, आप ज्यादातर देखोगे ओवरलैप बहुत ही कम जगहों पे होगी, मतलब टोटल 8 से 10 जगहों पे शायद हो तो हो, वरना नहीं होगी ओवरलैप। हमारे कोर्स में शायद ही कोई ओवरलैपिंग आए। ठीक है सर। आगे चलते हैं बच्चों। किसी और का कोई सवाल तो नहीं है बच्चों? क्लियर है सब? सर हाँ हाँ। सर ये जो हमारे कुछ एरियाज है, जैसे कि केपीके में सवात का एरिया हो गया, या ये हाँ जो हरिपुर वगैरह, ये सेल टैक्स से एग्जेम्प्ट होते हैं। तो सर अगर ये अपने एरिया में कोई प्रोडक्ट्स बनाते हैं या सेल करते हैं, या कोई जो है ना मंगवाते हैं, परचेजेस करते हैं, तो सपोज ये अगर इस्लामाबाद को बेचे या लाहौर में, ऐसी एरिया पे जहाँ पे टैक्स हो, तो सर ये इलाकों में जो इंडस्ट्रीज है वो टैक्स पे करेंगे सर? अच्छा, मैं तुम्हें बता देता हूँ। कोई भी सर्विस जनरेट हो जहां पे एक जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहते हैं उनको, या इंडस्ट्रियल जोन्स कहते हैं, और जी वो सर। एग्जम्पशन का दर्जा रखते हो, तो कोई भी सर्विस वहां से निकल के उसी जोन के अंदर डिलीवर हो जाए तो टैक्सेबल नहीं होगी। कोई जी सर। बाहर से सर्विस उठेगी, बाहर से मतलब टैक्सेबल जी एरिया से, और एग्जीक्यूट होगी उस एग्जम्प्ट एरिया के अंदर, तब भी टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन वहां से निकल के बाहर चली जाएगी, तब टैक्सेबल हो जी। जाएगी। ठीक है सर। ठीक हो गया डन हो बच्चे? गया। जी सर बिल्कुल। अच्छा, ये आगे हम देख लेंगे, उम्मीद है आ जाएगी चीज। मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर, ये क्या मतलब है? मीन, ये बड़ी क्रिटिकल डेफिनेशन है। Means a person who engages whether exclusively or not in the production or manufacture of goods, whether or not the raw material of which the goods are produced or manufactured are owned by him। कहने का मतलब ये है कि जो बंदा प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर में इन्वॉल्व हो, अगर चे जो रॉ मटेरियल जो है वो उसकी ओनरशिप में ना भी हो, तो भी मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। जैसे कि इसके अंदर मजीद क्या क्या चीजें शामिल हैं? अ पर्सन हु बाय एनी प्रोसेस और ऑपरेशन assembles, mixes, cuts, dilutes, bottles, packages, repackages और prepare goods by any other manner। बेसिकली उसने क्या किया यहाँ पर? बोतलों के ऊपर लेबलिंग कर ली है, बोतलों के ऊपर मिक्सिंग कर ली है, बोतलों के ऊपर ढक्कन लगा दिया है, कुछ भी कर दिया है, तो वो मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। आगे चलते हैं। एन असाइनी और ट्रस्टी इन बैंकरप्सी, लिक्विडेटर, एग्जीक्यूटर और क्यूरेटर और एनी मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर एंड एनी पर्सन हु डिस्पोजेस ऑफ हिज एसेट इन फिड्यूशरी कैपेसिटी, इस कंडीशन के ऊपर भी वो मैन्युफैक्चरर बन जाएगा। कोई भी बंदा जिसको प्रॉपर्टी दी जाती है कि आप इसकी सेलिंग करें, इसका आप लिक्विडेटर बने, एग्जीक्यूटर बने, आप खत्म करें प्रॉपर्टी को, या किसी को ठीक करें, या कोई भी प्रोडक्शन या प्रोडक्शन की मैन्युफैक्चर की प्रोडक्शन की फैसिलिटी को, अपने एसेट्स को जब डिस्पोज ऑफ करते हो, तो वो बंदा या वो हरकत, वो भी मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन की डेफिनेशन में आ जाएगी, क्योंकि एक चीज अपनी ओरिजिनल शेप चेंज कर रही होगी या ओनरशिप चेंज कर रही होगी। सेल, याद रखिएगा, ये अभी शायद आ जाएगा। कुछ चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। मैंने शायद नादरा की एग्जांपल दी थी, आईडी कार्ड की एग्जांपल दी थी आप लोगों को, आपको शायद याद हो। मेन कंपोनेंट बच्चों क्या है किसी भी सेल के अंदर? सबसे मेन कंपोनेंट है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अगर आपको याद हो तो नादरा का जो आईडी कार्ड बनता है, क्या आप किसी को सेल कर सकते हो आगे? जवाब चाहिए मुझे। नो सर। जब आप नो आईडी सर। कार्ड किसी को सेल नहीं कर सकते, आपका आईडी कार्ड ओनरशिप चेंज नहीं कर सकता, तब तक बच्चों वो सेल की डेफिनेशन से बाहर हो जाता है। जब टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा, उस पर टैक्स भी, सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। मैन्युफैक्चर और जो भी चीज है आपकी ओनरशिप में है, बाजुकात ओनरशिप में होती है, बाजुकात नहीं होती, लेकिन ट्रांसफर हो सकती है उससे। तो जब ट्रांसफर का एलिमेंट आ जाता है बच्चों, ट्रांसफर चीज हो सकती है, तो आप
क्या कहते हैं, क्या होता है, सेल्स टैक्स एक्ट अप्लाई हो जाएगा। इसको हम मजीद आगे थोड़ा सा लेके चलते हैं। एनी पर्सन ऑफ बच्चे, ये सिंपल वही लिखा हुआ है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैन्युफैक्चर पढ़ लीजिएगा, सिंपल पहली लाइन, पहला सब क्लॉज ये अहम थी। इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं जरा अहम चीज की तरफ चलना चाहता हूँ। सेल्स टैक्स का मतलब क्या है? अ टैक्स, द टैक्स, एडिशनल टैक्स और डिफॉल्ट सरचार्ज लेविड अंडर दिस एक्ट, ये तमाम के तमाम सेल्स टैक्स की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। फाइन, पेनल्टी, फी, इम्पोज, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब भी सेल्स टैक्स की डेफिनेशन में आते हैं। कोई भी इस एक्ट के तहत कुछ भी पे करना पड़ जाए, वो सब का सब इस एक्ट के तहत सेल्स टैक्स की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। ये था सेल्स टैक्स, इसमें कोई स्पेशल चीज नहीं है। स्पेशल चीज आगे आ रही है, सप्लाई। सबसे अहम कंसेप्ट, सप्लाई मीन्स सेल और अदर ट्रांसफर ऑफ द राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स एज ओनर। सप्लाई का मतलब है कि सेल हो या फिर कोई ट्रांसफर हो, किस चीज की ट्रांसफर हो, राइट टू डिस्पोज ऑफ द गुड्स, एक हक वो जो दूसरे बंदे को मिल जाए कि वो आगे किसी और को सेल कर सकता है एज ओनर, एज मालिक। अब मालिक होने के नाते वो कोई भी चीज किसी को देता है, लेट से कि हक नवाज भाई ने जोहेब भाई को या करार भाई को एक चीज दी है, गाड़ी दे दी है, और कहा है कि भाई ये गाड़ी आपकी मिल्कियत है, अब आप इसको आगे भी सेल करना चाहे करें, नहीं करना चाहे ना करें। तो ये जो उन्होंने हक दे दिया आगे ट्रांसफर करने का, ये सप्लाई की डेफिनेशन पे फॉल कर जाएगा, इंक्लूडिंग सच सेल और ट्रांसफर अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट। लीजिंग पे या हायर परचेज एग्रीमेंट वो होता है कि मैं आपको रेंट देता जाऊं, जब मेरा रेंट की वैल्यू, जो 5 साल के रेंट की वैल्यू इक्वल टू गाड़ी की कीमत हो जाएगी, तो वो हायर परचेज एग्रीमेंट होता है। मुझे हक मिल जाता है कि मैं उस गाड़ी को खरीद लूं, अपने पास रख लूं, या फिर मैं वापस कर दूं। तो जो हायर परचेज में ये एक क्लॉज होती है कि मैं इतना रेंट दे दूं कि वो गाड़ी मेरी मिल्कियत बन जाए, तब भी वो सप्लाई की डेफिनेशन में उतर जाएगा। किसी का कोई सवाल है बच्चों तो खुल के पूछो, सप्लाई में मसला आता है मुझे बताओ। सर जो डिस्ट्रीब्यूटर है हजरात होते हैं, वो भी तो कंपनी से माल लेते हैं, फिर आगे जो है ना वो जो उनके नीचे और लोग होते हैं, छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेल रिटेलर, तो वो भी इसी डिफिनीशन के अंदर आएगा डिस्ट्रीब्यूटर। बच्चे, क्या वो आगे सेल कर सकता है, राइट दे सकता है? लेट से वो डिस्ट्रीब्यूटर ने बिस्किट रख ली अपने पास, ठीक है, जी सर। वो बिस्किट खुद भी खा सकता है, वो आगे किसी और को दे सकता है कि तुम आगे से किसी और को बेच दो। डिस्ट्रीब्यूटर ने तो आगे से उनको बेचने का राइट दिया हुआ है ना, वो तो सिर्फ एक दरमियान में एक चैनल के तौर पे काम कर रहा है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वैसे आपका सवाल अच्छा है, उस पे जो रेट ऑफ टैक्स है वो सेम रहता है, चेंज नहीं होता। वो खैर हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे, लेकिन बात यह है कि क्या वो हक को ट्रांसफर करता है कि नहीं करता, आप बताओ। करता तो है सर, बिल्कुल ही तो सेल तो करता है सर। फिर वो सेल की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा, तो सप्लाई की उसको सर हम अगर वो अपना रिटर्न फाइल कर रहा होगा तो हम उसको एज ए सेपरेट ओनर जो है ना कंसिडर करेंगे सर, इस तरह। उसको अगर मैन्युफैक्चर। डिस्ट्रीब्यूटर, हम उसको डिस्ट्रीब्यूटर ही डील करेंगे, ठीक है। अच्छा सर, तो कोई डिफरेंस तो नहीं होगा ना, जो अगर मैन्युफैक्चरिंग की जो सेल टैक्स रिटर्न है और उसका है? उसमें फर्क होगा ना बच्चे। नहीं, सिर्फ वो एक्सपेंसेस वगैरह तो अलग की बात है, मैं मेन चीज की सेल टैक्स रेट की बात करता हूँ सर। सेल्स टैक्स रेट बेस्ड वही सेम का सेम रेट लगेगा, 18 18 लगेगा, ठीक है सर, ठीक ठीक है ना, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है बच्चे। है। ओके, ठीक है सर। लेकिन अगर रिटेलर होगा तो फिर क्या होगा ये बताओ। सर रिटेलर भी तो आगे जो है ना सेल तो करता है एंड कंज्यूमर को, तो हाँ, वो वो तो देखना पड़ेगा। अगर एंड कंज्यूमर जो है ना वो अगर टैक्सेबल यानी हमारे पास है, तो वो तो फिर आउटपुट टैक्स जो है ना वो तो क्लेम कर सकता है। अगर हाँ। नहीं है तो फिर तो वो नहीं कर सकता सर। तो सिंपल सी बात यह है कि रिटेलर जो है, डिस्ट्रीब्यूटर पे तो सेम रेट लगेगा, लेकिन रिटेलर का रेट चेंज कर सकता है, ठीक है। ठीक, बिल्कुल तो सर। वो आगे हम देखेंगे।
ठीक है, तो सप्लाई की डेफिनेशन ये थी। दूसरी बात, टैक्सेबल एक्टिविटी थी कि नहीं थी, इसको आप देखते हैं। टैक्सेबल एक्टिविटी मींस एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय अ पर्सन वेदर और नॉट फॉर प्रॉफिट एंड इंक्लूड्स एन एक्टिविटी कैरिड ऑन इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस, ट्रेड और मैन्युफैक्चर। मतलब उसके ऊपर बेनिफिट आ रहा है, प्रॉफिट हो या ना हो, बट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रही हो कि अगर प्रॉफिट को साइड पे रख लें तो बीच में पैसों का फ्लो इनफ्लो हो रहा हो। एन एक्टिविटी कैरिड इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस, ट्रेड और मैन्युफैक्चर, कोई भी एक्टिविटी हो जो बिजनेस, ट्रेड और मैन्युफैक्चर की शक्ल में आ रही हो। एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स द सप्लाई ऑफ गुड्स, द रेंडरिंग और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज ऑफ बोथ टू अनदर पर्सन, वन ऑफ एडवेंचर, जिंदगी में पहली दफा कर रहे हो, कभी पहले ऐसा काम किया ही नहीं, तो फिर भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का दर्जा रखती है क्योंकि उसमें पैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं। एनीथिंग डन और अंडरटेकन ड्यूरिंग द कमेंसमेंट और टर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसी भी एक्टिविटी भी टैक्सेबल एक्टिविटी में या इकोनॉमिक एक्टिविटी के डेफिनेशन में बन जाएगी। ये कैसे आपको क्लियर होगा? बट डज नॉट इंक्लूड से क्लियर होगा। द एक्टिविटीज ऑफ एन एम्प्लॉय प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन दैट कैपेसिटी टू एन एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉय अपने मालिक को सर्विसेज, एम्प्लॉयर को सर्विसेज देता है जिसने उसको जॉब पे रखा हुआ है, तो वो टैक्सेबल इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनता। इसी तरह एन एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय एन इंडिविजुअल एज अ प्राइवेट रिक्रिएशनल परसूट और हॉबी, कोई बंदा कॉइन्स रखने की शौकीन है तो वो कॉइन्स खरीदता रहता है, तो वो भी इस इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा नहीं होता। कोई बंदा शौकिया कोई काम करता है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी उसमें नहीं देखी जाती। एन एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल व्हिच इफ कैरिड ऑन बाय इंडिविजुअल वुड फॉल विद इन सब क्लॉज बी, कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड ऑन हो कि वो बाय हर किसी भी सूरत में वो उसकी हॉबी या कोई भी ख्वाहिश की डेफिनेशन में फॉल कर जाए, तब भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का दर्जा नहीं रखती। ये सी में ये लिखा हुआ है। तो इन तमाम के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बकिया जो उसने कैटेगोरिकली कह दी वो बच्चे इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा नहीं होंगे। मेरे शौक का और मेरी नौकरी का इकोनॉमिक एक्टिविटी से कोई भी रिश्ता नहीं होता। उसके अलावा जितने भी काम हैं उन सब में इकोनॉमिक एक्टिविटी होती ही होती है। ये क्लियर है बच्चों आप लोगों को? मुझे पता था जवाब नहीं आना साहब, वो कत्ल होने के बराबर हो, कत्ल होने के। यस सर, क्लियर है। हाँ ठीक, थैंक यू थैंक यू। चलो बच्चों आगे चलते हैं। टैक्सेबल सप्लाई किया है हमने, पहले सप्लाई पढ़ लिया। हम जी बच्चे पूछो। बच्चे एक पर मुझे कॉल आ रही है, एक मुझे देना।
अच्छा सॉरी बच्चों। अच्छा टैक्सेबल सप्लाई क्या है, किसी का कोई सवाल तो नहीं था बच्चे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों आप लोगों को? चलो, टैक्सेबल सप्लाई क्या है? सप्लाई अगर क्लियर है तो टैक्सेबल सप्लाई वो जो कि टैक्सेबल है, एग्जम्प्ट ना हो, तो वो टैक्सेबल सप्लाई का दर्जा रखती है। क्या लिखता है लॉ, क्या लिखता है? बीज द सप्लाई of a taxable goods made by the importer, manufacturer, wholesaler, including dealer, distributor, retailer, other than the supply of goods which is exempt from tax under section 1(3) मतलब 13, and include supply of goods charge of tax at the rate of 0% under section 4। मतलब ये है कि कोई भी सप्लाई हो वो एग्जम्प्ट नहीं होगी तो वो टैक्सेबल सप्लाई है। सिंपल सी बात, चाहे उस पे रेट ऑफ टैक्स 0% हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। 0% भी है तो वो भी टैक्सेबल है, 0 से ज्यादा है वो भी टैक्सेबल है। अगर एग्जम्प्ट है तो वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं है। कोई कंफ्यूजन बच्चे? चलो, टैक्सेबल गुड्स क्या है? सारे के सारे गुड्स जो कि टैक्सेबल है लेकिन एग्जम्प्ट गुड्स ना हो। अगर एग्जम्प्ट गुड्स हैं तो वो एग्जम्पशन के गुड्स में डेफिनेशन में आएंगे, ना कि टैक्सेबल में। टैक्स इनवॉइस क्या है? कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर सेक्शन 23 की कंप्लायंस हो, जिसके ऊपर एनटीएन लिखा हुआ हो, आपका एनटीएन लिखा हो, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हो, आपका नाम लिखा हो, वैल्यू ऑफ सप्लाई लिखा हो, वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सप्लाई, वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, और टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स वैल्यू। तो ये सब जो वैल्यू इंग्रेडिएंट्स अगर आपकी इनवॉइस में डले हुए हैं तो वो टैक्स इनवॉइस का दर्जा रखते हैं। अगर ये इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगे किसी भी इनवॉइस के अंदर तो वो टैक्स इनवॉइस का दर्जा नहीं रखेंगे। सेक्शन 23 पढ़ लीजिएगा, मेरी कोशिश होगी मैं पढ़ा लूंगा अगर बीच में आया तो ये चीजें लाजमी आपने देखनी है। अच्छा बच्चों, सबसे अहम बात, आगे चलते हैं। स्कोप ऑफ टैक्स, हमारा टैक्स किस किस चीज पे कितना कितना लगेगा। ठीक है, ये मैंने पुराना लगाया हुआ है, चेंज कर लूंगा अभी क्योंकि अमेंडमेंट नहीं आई हुई थी लॉ में, तो इसलिए मैंने पुराना लगा लिया है। बच्चों कुछ चीजें याद कर लो। अहम चीज क्या है, एक मिनट, अहम चीज क्या है बच्चों? वो लॉ कहता है इसका सेक्शन 3 का सब सेक्शन 1 सबसे अहम है। पूरे सेल्स टैक्स 70% ऑफ सेल्स टैक्स सेक्शन सब सेक्शन 1 है। सेक्शन 3 का सब सेक्शन 1 सेल्स टैक्स का सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। ये अगर समझ आ गया तो बकिया चीजें सारी सिंपल हो जाएंगी। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट देयर शैल बी चार्ज, levied and paid a tax known as sales tax at the rate of 18%, और मेरे पास 17 लिखा हुआ है वैसे 18 हो गया, 18% ऑफ द वैल्यू ऑफ। वो कहता है कि कितना सेल्स टैक्स लगेगा, इधर लिखा हुआ है 17%, जो 17% ही बोलते हैं। सेल्स टैक्स 17% लगेगा किस वैल्यू पे? टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ एनी टैक्सेबल एक्टिविटी carried on by him, या फिर गुड्स इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान irrespective of their final destination in territories of पाकिस्तान। तो बच्चों जो टैक्स है वो क्या कहता है कि सेल होगी तो टैक्स कितना लगेगा। अगर टैक्सेबल सप्लाई की सेल होगी तो टैक्स का रेट है 17%, अब 18% हो गया। अगर इंपोर्ट होगी तो 18%। दोनों सूरतों में 18% टैक्स है ही है, ये लॉ ने लिख दिया है। अगर कोई एलिमेंट कहीं और नहीं लिखा हुआ तो ये लाइन लग जाएगी। मतलब सेल्स टैक्स के 13 शेड्यूल 15 शेड्यूल है तकरीबन सेल्स टैक्स के, जो 15 स्केड्यूल बने हुए हैं। डिफरेंट स्केड्यूल्स में डिफरेंट आइटम्स लिखे हुए हैं। इस आइटम पे रेट ऑफ टैक्स 10% है, इस आइटम पे रेट ऑफ टैक्स 12% है, इस आइटम पे 18% है। तो स्केड्यूल में जो रेट ऑफ टैक्स लिख दिया है उस पे वही लगेगा। लेकिन जो आइटम स्केड्यूल में नहीं लिखा हुआ, शेड्यूल में नहीं लिखा हुआ, उस पे ये वाला सेक्शन 3 का सब सेक्शन 1 लग जाएगा। कोई कंफ्यूजन बच्चों बताओ?
बाबर भाई, हक नवाज, करार, शहजाद, वकार, मैडम, कोई कंफ्यूजन? हो सके। नहीं सर, ठीक है। अच्छा। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 8, अगला मैं पढ़ रहा हूं, 8 or any notification issued thereunder where a taxable supply or made to a person who has not obtained a registration number। आपने सेल की है किस बंदे को? जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं है। या तो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, या फिर वो एक्टिव टैक्स पेयर भी नहीं है। तो उसके ऊपर क्या सिनेरियो होगा? देयर शैल बी चार्ज, लेविड एंड पेड अ फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ 3% ऑफ द वैल्यू इन एडिशन टू द रेट स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 1, 1B, 2, 5, 6, 4 एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब क्या है? अगर आपने किसी को भी सेल करते हो, किसी भी बंदे को, अगर वो अनरजिस्टर्ड है या कोई बंदा एक्टिव टैक्स पे नहीं है, तो उस पे सेल्स टैक्स कितना लगेगा? उस पे सेल्स टैक्स लग जाएगा 18 - 3, मतलब 21% रेट ऑफ सेल्स टैक्स हो जाएगा बच्चों। तो इन इन कंडीशन पे अगर एक्टिव नहीं होता, या फिर उसके पास एनटीएन ही नहीं है, तो उसको जो सेल होगी वो महंगी पड़ेगी, उस पे टैक्स का रेट 3% एक्स्ट्रा होगा। मजीद बता देता हूं, ये कंडीशन जो ग्रोसरी स्टोर वाले हैं उन पर नहीं लगा करती, वो इससे मुबर्रा होते हैं, वो सेपरेट होते हैं। सो टीयर 1 रिटेलर्स या रिटेलर्स को इस कैटेगरी से बाहर रखिएगा, उसके लॉस थोड़ी देर बाद आने वाले हैं। उसके अलावा जितने भी बंदों को अगर आपने सेल की है वो एक्टिव नहीं है या रजिस्टर्ड नहीं है, उन पे रेट ऑफ टैक्स 3% एक्स्ट्रा लग जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं। और अब आगे वो बताएगा टेबल्स के ऊपर, शेड्यूल्स के ऊपर। ऑन द गुड्स, अब मैं 1B पढ़ रहा हूं बच्चों। ऑन द गुड्स, किसी का मैसेज आ गया है सर, अभी नहीं है, लास्ट में कुछ पॉइंट्स क्लियर करने हैं, ठीक है बच्चे, कोई मसला नहीं। On the goods specified in the 10th schedule, in lieu of levying and collecting tax under subsection 1, the tax shall be levied and collected in the mode and manner specified therein। मतलब 10th शेड्यूल में जो आइटम्स आ रहे हैं उन पे रेट ऑफ टैक्स कितना लगेगा, जो कि 10th शेड्यूल में दे दिया गया है, जो वहां प्रोवाइड कर दिया गया है। मतलब ये कि जो आइटम शेड्यूल में लिख दिए गए हैं उन पे रेट ऑफ टैक्स उस शेड्यूल के मुताबिक लगेगा, उस पे सब सेक्शन 3 का सब सेक्शन 1 नहीं लगेगा। वो जो टेबल में लिखा हुआ है वो रेट लगेगा। अच्छा, क्या है? On the production capacity of plant, machinery, undertaking, establishment, installation, production, or manufacturing of such goods, or on fixed basis for any person who is in a position to collect such tax due to the nature of the business। तो ये वहां पर लिखा होगा, उसी हिसाब से हमने वहां पर डिस्कस कर लेना है, वो आपको बता दूंगा मैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, आगे चलते हैं। नॉट विथ स्टडी द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, टैक्सेबल सप्लाईज एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड इन द 3rd शेड्यूल। कोई भी टैक्सेबल सप्लाई करोगे या इंपोर्ट करोगे जो कि 3rd शेड्यूल में लिख दिए गए हैं, शेल बी चार्ज टू अ टैक्स एट द रेट ऑफ 17, यहाँ पे 18 आ जाएगा, % ऑफ द रिटेल प्राइस। याद रखो, जो भी 3rd शेड्यूल आइटम है उस पे 17% लगेगा या 18% लगेगा, इस वैल्यू का, रिटेल प्राइस का, आरपी वैल्यू। और इन केस ऑफ सच सप्लाईज और इंपोर्ट्स आर आल्सो स्पेसिफाइड इन 8th शेड्यूल एट द रेट स्पेसिफाइड देयरइन। अगर यही आइटम, इसी तरह के आइटम 8th शेड्यूल में लिखे हैं, तो उन पे वो रेट लगेगा जो 8th शेड्यूल में लिखा हुआ है। एट द रिटेल प्राइस thereof along with the amount of sales tax shall be legibly, prominently and indelibly printed or embossed by the manufacturer or the importer in the case of imported goods on each article, packet, container, package, covered or labeled as the case may be। सिंपल सी बात है, जब भी आप कोई भी आइटम ग्रोसरी स्टोर से जाके खरीदते हो, उसके ऊपर एक लिखी होती है मैन्युफैक्चरिंग प्राइस या एमआरपी, मार्जिनल रिटेल प्राइस, फिर लिखा होता है सेल्स टैक्स, फिर लिखा होता है रिटेल प्राइस, आरपी। तो जो आरपी रिटेल प्राइस है,
टैक्स लगना है जो थर्ड शेड्यूल आइटम है उस पे रिटेल प्राइस पर लगना है हर हालत में। अगर इंपोर्ट किए हैं तब भी रिटेल प्राइस पे, अगर आप और इंपोर्ट किए हैं तो जो भी वैल्यू आ रही है उसके ऊपर तो आरपी आपने प्रिंट कर देनी है, क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स पे आरपी डॉलर्स में लिखी होगी या डिफरेंट वैल्यू लिखी होगी, आपने उस पे प्रिंट कर देनी है उस आइटम के ऊपर। और कोई भी अदर आइटम है जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड है उस पे आरपी लिखना मस्ट है। आरपी के ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा और सेल्स टैक्स का रेट है 18%, तो 18% लग जाएगा। अगर इसी तरह के आइटम्स 8 शेड्यूल में मेंशन है तो 8 शेड्यूल में जो आइटम है उनमें वही रेट लगेगा जो 8 शेड्यूल में लिख दिया गया है। Provided that board may notification in the official gazette exclude any taxable supply or import from the said schedule or include any taxable supply or import therein। तो गवर्नमेंट के पास इख्तियार है, वो कोई भी आइटम को डालना चाहे डाल दे, निकालना चाहे निकाल दे। बच्चों कोई कंफ्यूजन बच्चों मुझे बताओ। सब क्लियर है बच्चों? जी सर। अच्छा, डबल ए क्या कहता है? गुड्स स्पेसिफाइड इन 8 शेड्यूल shall be charged to tax at such rates and subject to such conditions and limitations as specified therein। तो 8 शेड्यूल में जो भी आइटम्स आ रहे हैं, जो कुछ भी आ रहा है, उन पे वही रेट लगेगा जो वहां पर मेंशन्ड है, जो वहीं पर है वही रेट लग जाएगा। The federal government may subject to such conditions and restrictions as it may impose by notification in the official gazette, in that in respect of any taxable good the tax shall be charged collected paid in such manner at the higher or lower rate जो भी etc etc etc। मतलब जो हुकूमत पाकिस्तान है, हुकूमत वक्त है, वो नोटिफिकेशन कर सकती है कुछ भी रेट का, किसी भी रेट का, कहीं भी जो भी रेट बनता हो वो अपनी तरफ से रेट मेंशन कर सकती है। हुकूमत पाकिस्तान के पास इस चीज का इख्तियार एग्जिस्ट करता है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा आगे इसको लेके चलते हैं। एक मिनट जरा, ग्रीन अगली। अच्छा, द लाइबिलिटी टू पे द टैक्स shall be in case of supply of goods the person making the supply, in case of goods imported to Pakistan the person importing the goods। टैक्स किसने पे करना है? उस बंदे ने पे करना है जो कि सेल कर रहा है। टैक्स उसने पे करना है। अगर गुड्स इंपोर्ट हुए हैं तो जो इंपोर्ट करता है उसने पे करना है। हाँ, अगर मैंने सेल की है तो मैंने टैक्स भी मैं पे करूंगा। मसला सिर्फ ये है कि मैं जब पे कर दूंगा लेकिन मैंने आगे से कलेक्ट भी कर लेना है। तो कलेक्शन में अपनी जेब में रखूंगा लेकिन टैक्स में ही पे करूंगा जो सेल करता है। आगे इसको लेके चलते, सेक्शन 3 सबसे अहम सेक्शन है। सेल्स टैक्स का क्रक्स पूरे सेक्शन 3 में है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में पढ़ा है कि हमने वो 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़े होते हैं, फिर उनकी जो सब्ट्रैक्शन हो रही है वो पढ़ रहे हैं, डिफरेंट 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 पढ़ रहे हैं। यहाँ पे सब कुछ सेक्शन 3 में लिख दिया गया है, क्योंकि एक ही बात है, सेल ऑफ गुड्स। तो सेल ऑफ गुड्स के ऊपर सारी कहानी एक सेक्शन में कवर हो जाती है, तो ये जेनेरिक बात है। अच्छा, अब यहाँ कह रहे हैं कि हुकूमत वक्त जो है वो कोई भी टाइम बता सकती है, इस टाइम पे आप बता दें। अच्छा, 3B अहम है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 एंड 3 सेल्स टैक्स ऑन इंपोर्ट एंड सप्लाई ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड इन 9th शेड्यूल। जो इंपोर्ट करने हैं आपने या उनको सप्लाई करना है जो 9th शेड्यूल में लिख दिए हैं, shall be charged collected and paid at the rate in the manner at the time subject to procedure and condition as specified। जो 9th शेड्यूल में लिख दिए गए हैं वो जो वहां पे लिखा हुआ है वही लगेगा। तो सिर्फ कहने का मेरा मतलब क्या था कि जो शेड्यूल्स में लिख दिया गया है वो शेड्यूल रेट पे लगेगा। जो शेड्यूल्स के अलावा है, क्योंकि शेड्यूल्स में हद से हद 200-300 आइटम लिखे हुए हैं, शेड्यूल के असल आइटम तो है ही शेड्यूल के अलावा। तो जो शेड्यूल के अलावा है उस पे 18% लगेगा। तो ये सो सबरी है। ये एक आपको पढ़ाने का मतलब ये है
कि आप लोग समझ जाए कि सेक्शन 3 का जो 1 है कुछ भी नहीं लगेगा तो 3 का 1 लग जाएगा। जो हमारा अगर कोई शेड्यूल आइटम है तो उस पर शेड्यूल का रेट लग जाएगा। तो ये अपने जहनों में बात डाल लें बच्चों कि जो शेड्यूल का रेट है वो शेड्यूल वाले के हिसाब से चलेगा। शेड्यूल शेड्यूल में आइटम है, शेड्यूल रेट लगेगा। जो शेड्यूल आइटम नहीं है उस पे सेक्शन 3 सब क्लॉज 1, सेक्शन 3 क्लॉज 1 वो लग जाएगी। मैं इधर ही अपना सेशन एंड करूंगा बच्चों। आगे एक टॉपिक है उसको पढ़ाने के लिए लंबा हो जाएगा क्योंकि साथ साथ रिटर्न आपको दिखानी पड़ेगी। तो ये जो चीज है ये टीयर 1 रिटेलर के लिए है। ये नेक्स्ट सेशन में मैं रिटर्न के साथ आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह। जहां तक किसी का कोई सवाल है बच्चों तो मुझे बताओ, मैं उसको एड्रेस करता हूँ। मैडम आपका कोई सवाल था, आप मुझसे पूछे। बच्चों कोई सवाल चल रहा है, जहनों में आ रहा है, बच्चों पूछो मुझसे, मैं जवाब देता हूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वाह बच्चे। सर जैसे आपने कहा कि आप मतलब कि शौक के लिए कोई भी चीज या प्रॉपर्टी या कुछ भी चीज हम रख सकते तो उसके ऊपर टैक्स नहीं होता, तो उसकी कोई लिमिटेशन है कि हम इसे इतने मतलब इतनी क्वांटिटी तक रख सकते हैं या इससे ज्यादा? नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है बच्चे। जैसे फार्म में हम लोग फॉर एग्जाम्पल फार्म में जैसे हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेट्स वगैरह रखते हैं या पेंटिंग्स वगैरह अपने घर में रखते हैं तो उसकी कुछ, हाँ हाँ बच्चे। तो इस पे कोई टैक्स वगैरह या कुछ लॉ वगैरह होगा? हाँ बच्चे, कैपिटल गेन्स है ना इसके ऊपर, इनकम टैक्स का कैपिटल गेन इस पे लगा करता है। ठीक और है। अगर हम उन्हें शो करें कि हमने अपने शौक के लिए रखे हैं, हमने सेल्स नहीं कर रहे हैं? तो आप सेल नहीं करते ना, सिंपल सी बात है, आपने खुद बनाए हैं या आपने खरीद लिए हैं। अब जी। आपका कारोबार ही नहीं है वो। तो जब कारोबार ही नहीं है तो उस पर सेल्स टैक्स लगेगा ही नहीं। तो सर इसकी हमें डॉक्यूमेंटेशन कुछ करनी होती है या जब कोई सामने सामने से पूछता है तो ही हमें उन्हें रिप्लाई देना होता है? नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन की ऐसा जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट पेंटिंग की क्या डॉक्यूमेंट रख सकते हो अपने पास? यस सर। कोई डॉक्यूमेंट का एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। मसला सारा ये है। और जैसे कोई प्लाट वगैरह हम लेके रख देते हैं? जो प्लॉट है जी। बच्चे, अगर बिल्डर या बिजनेसमैन हो तो फिर आपके ऊपर डेवलपर का या नहीं, बिल्डर का। एक जो हाउस होल्ड पर्सन होता है वो एक प्लाट वगैरह ले लेता है जो मतलब थोड़ी थोड़ी किस्तों में लेके रख देता है हाँ, और सेविंग के लिए उस पे। इनकम टैक्स लगेगा, सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। थैंक यू सर। कोई मसला नहीं बच्चे। कोई और बच्चों किसी का कोई सवाल? यार देखो, खुदा का खौफ करो। वो इतने अरसे बाद उसने कोई सवाल पूछ लिया, तुम लोगों के पास सवाल ही नहीं आते। सवाल पूछो बच्चों, कत्ल हो जाओगे मेरे हाथों से। चलो सवाल पूछो। ये सब क्लियर है? सर हाँ जी हाँ जी। सर मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ ना, ये जो बिल्डर्स होते हैं सर, हाँ जो हाँ अक्सर जो है ना कंट्रैक्ट लेते हैं गवर्नमेंट से, कोई प्लाजा वगैरह हो गया, हॉस्पिटल जो भी ये बना रहे हैं, तो हाँ। सर इस पे जो है ना हमारा नॉर्मल सेल टैक्स लगेगा या प्रोविंशियल लगेगा? प्रोविंशियल क्योंकि मैं बच्चे। एक, हाँ, तो सर क्यों प्रोविंशियल, क्यों सर? क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल मुझे, एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क है। अच्छा, एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क की वजह से सर। हाँ जी। आप पढ़ो, उस पे एंट्रीज आ रही है। जो डेवलपर और बिल्डर के लिए ना एंट्रीज लिखी होती है वहां पे, वो लिखी हुई है सर, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स पे लिखी हुई है। ठीक है सर, ठीक कोई मसला नहीं बच्चे। है। बच्चे सब क्लियर? सब हैप्पी हैप्पी? जी सर। ठीक है बच्चे, थैंक यू। अच्छा ओके ओके, अल्लाह। बच्चों, मैं सेशन बंद करता हूँ। इंशाल्लाह कल हम यही से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम। और हमने रिटर्न से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो रिटर्न में कराऊंगा आप लोगों को। आप लोग जिस तरह आप लोगों ने प्रोविंशियल देखी थी इस तरह इनकम टैक्स की भी देखोगे। कोई सॉरी, सेल्स एक्ट की देखोगे। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी ज्यादा, उम्मीद है। कुछ भी सवाल हो मैं हाजिर, जिस तरह मर्जी सवाल हो मुझे बताना, मैं बता दूंगा। सेक्शन 3 पढ़ लेना। मैं ये प्रेजेंटेशन भी शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। एक कल वाली शायद प्रेजेंटेशन रहती है, वो भी शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। कोई भी मसला हो बच्चे मुझसे पूछ लेना, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा बेफिक्र होके। ठीक है बच्चों? ओके सर। ओके जी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज बच्चों, अल्लाह हाफिज।